हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस समय पर मुस्कुरा भी रहे होंगे। ठीक है, कल जो हमने बात की थी वो संविधान संशोधन पर की थी। देखा था कि भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, एक बात। और दूसरी देखी थी कि अनुच्छेद 368 के अनुसार 368 के अनुसार कुल कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। यदि हम बात करें भारतीय संविधान की तो कुल 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, लेकिन अगर अनुच्छेद 368 की बात करें तो अनुच्छेद 368 के अनुसार कुल 2 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, 3 प्रकार कौन से हैं? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत तथा विशेष एवं 1/2 राज्यों के अनुमोदन द्वारा। लेकिन अनुच्छेद 368 में साधारण बहुमत को काउंट नहीं करते, यानी कि यदि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जाता है, यदि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जाता है, यदि किसी अर्जित प्रदेश को भारत में शामिल किया जाता है तो उसको हम अनुच्छेद 368 के तहत काउंट नहीं करेंगे। और अगर मैं बोलूं कि इसको संविधान संशोधन में ही काउंट नहीं करते हैं तो भी बिल्कुल सही बात होगी। इसके अलावा यह देखा था कि अनुच्छेद 368 में कौन कौन सी बातें लिखी हुई हैं। 3 मुख्य बातों पर चर्चा की थी। एक तो यह लिखा हुआ है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो 2 प्रकार से है। दूसरी लिखी हुई है कि संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, संशोधन करने की शक्ति किसे दी गई है, तो यह संसद के पास है। और तीसरी जो हमने बात देखी थी वो कि यदि राष्ट्रपति के पास कोई भी संशोधन संबंधी विधेयक जाता है तो उसे वो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है, उसे अनिवार्य रूप से पारित करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि एमपीपीएससी की जो आपने कल न्यूज पढ़ी थी, मैं उसको फेक न्यूज ही बोलूंगा, क्योंकि किसी भी आधार पर कोई ये नहीं बोल सकता कि इसको डॉट ईयर घोषित किया जा सकता है, 0 ईयर घोषित नहीं किया जा सकता है। ये अगर माने तो तूफान के पहले की शांति है। कभी भी एमपीपीएससी अपना नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, जैसे कि सीजीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यदि मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो 12 जनवरी को ही सीजीपीएससी का पेपर हुआ था और 12 जनवरी को ही एमपीपीएससी का पेपर हुआ था। इसके पहले की बात करें तो थोड़ा ही फर्क था, सीजीपीएससी और एमपीपीएससी लगभग साथ में ही होता है। जब सीजीपीएससी आई है तो एमपीपीएससी को भी देना ही पड़ेगा। तो आप लोग पढ़ते जाइए, शादी के चलते शादी में तो जाए ही जाए, जहां जहां जिसकी शादियां हो, लेकिन उसके साथ पढ़ाई को दरकिनार ना करो। अगर ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हो तो प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव तो आप फ्री माइंड से सॉल्व कर ही सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए तो ऐसा है नहीं कि आप ऑब्जेक्टिव को भी जब मन लगेगा तभी सॉल्व करेंगे, वो तो आप कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये दिए गए हैं कुछ कोर्सेज। एक फ्री कोर्स चल रहा है जिसमें जो मैं यहां पर आपको क्वेश्चंस लगवा रहा हूं वो आप पहले से ही जाकर फ्री कोर्स में एज अ टेस्ट लगा सकते हैं। यदि मैं बात करूं रैंकिंग की तो उसमें आपको अपनी रैंकिंग की भी पता चल जाएगी, आप किस रैंक पर हैं, आपने कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं, जो क्वेश्चंस गलत किए हैं उसके सही उत्तर क्या हैं। और ये आप एक तरह से डिस्क्रिप्शन वीडियो भी समझ सकते हैं, उसके बाद आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, तो आपके लिए ज्यादा यूजफुल रहेगी ये वीडियो। ठीक है, अगर आपने एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, रक्षा एकेडमी। अब चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? निम्न में से किस संविधान संशोधन में के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी कब बना? 61वें संविधान संशोधन के तहत, 69वें संविधान संशोधन के तहत, 71वें संविधान संशोधन के तहत या 79वें संविधान संशोधन के तहत? इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और जब बनेंगे तो आप गलत भी करते हैं। ना सिर्फ एमपीपीएससी में बल्कि किसी भी स्टेट पीएससी में आप चले जाइए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाइए, आपको इस प्रकार के 1-2 प्रश्न मिल ही जाएंगे और 1-2 प्रश्न बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए 69वां संविधान संशोधन, 69। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 में। 1991 में यह संविधान संशोधन हुआ था। इसके अलावा मैं बात करूं तो 1 फरवरी 1992 से यह लागू किया गया था। क्या? नेशनल कैपिटल क्षेत्र कब लागू किया गया था? 1 फरवरी 1992 से। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार का संबंध है या शिक्षा के अधिकार का संबंध किस संशोधन से है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976,
86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 या फिर 36वां संविधान संशोधन 1975? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? कुछ ऐसे संविधान संशोधन है जो अति महत्वपूर्ण है और आपको याद रखने ही पड़ेंगे, पेपर में कभी भी पूछ सकते हैं। इवन ये क्वेश्चंस तो आए हुए हैं, ना सिर्फ एमपीपीएससी में, अदर स्टेट में भी आए हैं। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए 86वां संविधान संशोधन 2002। इसका सही उत्तर क्या होगा? 86वां संविधान संशोधन 2002, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21 का में जोड़ा गया था। शायद एक बार कंफर्म कर लेना, 21 का ही है। अगला प्रश्न है, केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है, केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है, कल मैंने आपको दो केसेस बताए थे। एक बताया था कौन सा? एक बताया था गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य और दूसरा बताया था केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। एक हुआ था 1967 में और एक हुआ था 1973 में। ठीक है, और आपको लगभग 30 से 35 वाद तो याद रखने ही पड़ेंगे, इसलिए क्योंकि ये वाद एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी आपको जब आंसर राइटिंग करोगे पॉलिटी की तो ये वाद आपको जोड़ने पड़ेंगे। उसमें ऑप्शन पढ़ के सुनाता हूं। उसने कार्यपालिका के आदेशों को दरकिनार कर दिया, उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया, उसने संघीय सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। कल जो मैंने चीजें बताई थी कुछ याद आ रही हैं आपको? आधारभूत ढांचे वाली जो बताई थी लगभग वैसा ही तो लिखा हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया, आधारभूत ढांचे, आधारभूत संरचना का ध्यान रखना पड़ेगा संसद को संशोधन करते समय। आधारभूत संरचना या आधारभूत ढांचे की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी, समय आने पर वो देख ली जाएगी। अब ये देखिए दो फोन और बने हुए हैं, फ्री कंटेंट के ही हैं, ये फ्री कोर्स तो आप ज्वाइन कर ही लीजिए, कोई पैसा नहीं उसका। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पे। निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? वो कौन सा विधेयक है जिसका भारतीय संसद के दोनों सदनों में अलग या दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक या फिर संविधान संशोधन विधेयक? इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए संविधान संशोधन विधेयक। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा संविधान संशोधन विधेयक। ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि ये पहले लोकसभा में लाया जाए फिर राज्यसभा में लाया जाए, या पहले राज्यसभा में लाया जाए फिर लोकसभा में लाया जाए। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है पांचवा। किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है? किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद भाग 20, किस भाग पूछा है ना? भाग 20, भाग 22, भाग 18 और भाग 21। सबसे पहले ये कमेंट करके बताओ संविधान में कुल कितने भाग हैं? आप सभी को पता है, होशियार मत समझना अपने आप को। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप कमेंट करके बताएंगे, जितने बार जो भी चीज लिखेंगे, जब भी आप पढ़ने बैठो पेन आपके हाथ में होना चाहिए। जो चीज अगर किताब में पढ़ रहे हो उसको हाईलाइट करते जाओ और जो टॉपिक पढ़ो उसको पढ़ने के बाद तुरंत एक बार लिख के देखो। भले ही आंसर राइटिंग फॉर्म में ना देखो, नॉर्मल फॉर्म में देखो, लेकिन एटलीस्ट लिखो, क्योंकि अगर लिख लेते हो तो पूरा तो नहीं भूलोगे, और अगर सिर्फ पढ़ के छोड़ देते हो तो गारंटी है आप कोई भी टॉपिक होगा वो पूरा ही भूल जाओगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? अभी बताया नहीं मैंने। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भाग 20। भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन शक्ति प्रदान की गई है। किस भाग के अंतर्गत? अनुच्छेद भाग 20 और अनुच्छेद 368। इसका सही उत्तर क्या होगा? भाग 20 और अनुच्छेद 368। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नांकित किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद को
संविधान संशोधन शक्ति से सीमित किया था। यानी कि आप याद करो, मैंने कल दो बात बताए थे, गोलकनाथ वाला और केशवानंद वाला। गोलकनाथ वाले बाद में यह बोला गया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता है। फिर इसके 6 साल बाद 1973 में केशवानंद भारती वाला जो वादा आया था उसमें ऐसा बोला गया, संसद ना सिर्फ मौलिक अधिकारों में बल्कि संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन या संशोधन कर सकता है, लेकिन उसको आधारभूत ढांचे या आधारभूत संरचना का ध्यान रखना पड़ेगा। ऑप्शन पढ़ के सुनाता हूं। ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, या मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर जो होना चाहिए वो होना चाहिए गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसका सही उत्तर क्या होगा? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। जल्दी से क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया शादियों का सीजन चल रहा है और यहां भी बाहर क्या लाउड नॉइज हो रहा है, बहुत तेज शोर हो रहा है, तो इसको जल्दी से हम खत्म करते हैं आज। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अभी हमने मौलिक कर्तव्यों के जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए तो उसमें ये प्रश्न भी देखा था। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 46वां या फिर 50वां? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो 42वां संविधान संशोधन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 42वां संविधान संशोधन होना चाहिए। और 42वें संविधान संशोधन को हमने कल देखा था कि इसको लघु संविधान भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ये आप कमेंट करके बताओ, क्यों बोला जाता है इसको लघु संविधान? क्यों बोला जाता है 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान, क्यों बोला जाता है? ठीक है। और हाँ, अभी जिस टाइमिंग पर आपकी ये क्लास आ रही है 5 बजे, हो सकता है कि कल से या मंडे से इसी टाइमिंग पर पंचायती राज आए। अगर इस टाइमिंग पर पंचायती राज की जो क्लासेस है वो नहीं आई मेरी, तो वो सुबह आपको देखने को मिलेगी। यूनिट 5 में प्रीलिम्स में जो पंचायती राज दिया हुआ है, पहले हम पंचायती राज को देखेंगे, इसके बाद मध्य प्रदेश के संदर्भ में पंचायती राज को देखेंगे। पंचायती राज बस इसलिए देखना है क्योंकि ना व्यापम की भी वैकेंसीज आ रही हैं, ना सिर्फ एमपीपीएससी में बल्कि व्यापम में, पटवारी में तो सबसे ज्यादा पंचायती राज पूछा जाता है, तो हम उसके एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन 1951 द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 1951 के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? जल्दी से इसका उत्तर कमेंट करके बताओ। कल शायद हमने यही प्रश्न देखा था लेकिन उल्टे रूप में देखा था, यानी 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई ये देखा था। आज हमने देखा प्रथम संशोधन 1951 द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं, 9वीं, 10वीं या फिर 12वीं? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा 9वीं अनुसूची। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 9वीं अनुसूची होगा। ये देखो, ये टॉप 100 का फिर से फोन बना आ गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले। संविधान का 100वां संशोधन संबंधित है। संविधान का जो 100वां संशोधन है वो किससे संबंधित है? भारत बांग्लादेश सीमा समझौते से, सलाहकार समितियों से, सहकारी समितियों से, शिक्षा के अधिकार से, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर जल्दी से कमेंट करके बताओ। भारत बांग्लादेश सीमा समझौते से, सहकारी समितियों से, शिक्षा के अधिकार से, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही उत्तर होगा वो भारत बांग्लादेश सीमा समझौते से होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भारत बांग्लादेश सीमा समझौता। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत बांग्लादेश सीमा समझौता। अब चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न है, उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो। कल मैंने इस पर थोड़ी सी चर्चा जरूर की थी, अगर आपको याद आ गया है तो इसका उत्तर भी आप पढ़ लीजिए। मैं पढ़ देता हूं। विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। यदि लोकसभा उस विधेयक को पुनः 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। उच्च सदन द्वारा विधेयक के अस्वीकार होने पर भी संशोधन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास मान लिया जाता है। क्या ऐसा है जैसा लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कल आपसे बात की थी कि यदि कोई विधेयक लोकसभा ने पास कर दिया, वो गया राज्यसभा के पास, राज्यसभा ने उसको कर दिया अस्वीकार, यानी कि पास नहीं किया, वो विधेयक वहीं के वहीं समाप्त हो जाएगा। दूसरा बताया था, यदि कोई विधेयक लोकसभा पास कर देती है, वो विधेयक जाता है राज्यसभा के पास
और वो राज्यसभा उसको पास करती उसके पहले ही लोकसभा का जो 5 वर्ष का कार्यकाल है वो खत्म हो गया, ये मान लीजिए वो विधेयक भी वहीं खत्म हो जाएगा। इसके अपोजिट एक और चीज बताई थी, यदि कोई विधेयक राज्यसभा में पास कर दिया जाता है, राज्यसभा के बाद वो जाता है लोकसभा में और लोकसभा हो जाती है भंग या लोकसभा का कार्यकाल हो जाता है समाप्त, तो वो विधेयक कभी भी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि जो राज्यसभा है, जो उच्च सदन है, वो क्या है, परमानेंट हाउस है, वो क्या है, स्थायी सदन है। इसलिए वो जब नई लोकसभा आएगी, दूसरी लोकसभा आएगी, वो इस विधेयक को पास करेगी, ना कि वो विधेयक समाप्त होगा। समाप्त नहीं होगा अगर राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा के पास गई और लोकसभा हो गई भंग या समाप्त, ठीक है, या फिर उसका कार्यकाल खत्म हो गया। जब नई लोकसभा आएगी तब उस विधेयक को दोबारा से पारित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन ए, ठीक है। हाँ, ये भी मैंने बताया था कि विधेयक पर कभी भी संयुक्त बैठक तो बुलाई जा सकती है केंद्र स्तर पर, ठीक है, लेकिन राज्य विधानमंडल की कोई भी संयुक्त बैठक नहीं होती है, और संविधान संशोधन विधेयक के लिए किसी भी प्रकार का संयुक्त अधिवेशन और संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विधेयक अंतिम रूप से क्या हो जाता है, विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है, ठीक है। आज के 10 प्रश्न हमने यहीं देखे, खत्म हुए तो हम कल फिर 10 प्रश्न लेकर आएंगे। अब देखेंगे कहीं पे 10 प्रश्न लेके आना है, फिर से अगले 10 दिन का टाइम टेबल आपके पास पहुंच जाएगा, अगले 7 दिन का शेड्यूल लेक्चर प्लान आपके पास पहुंच जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।